बायोलॉजी एजुकेटर साइमा हैदर और आज हम सीखने वाले हैं सेल के बारे में। What is cell? The very first question is that the cell is the structural and functional unit of the life. What is the meaning of these two words, the structural and the functional unit? Structural that means आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटी छोटी सेल से मिलके बना हुआ है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा वो इस सेल से मिलके बना होगा, और जितने भी फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो सारी की सारी इस सेल के अंदर ही परफॉर्म होती है। अब बेटा बात करते हैं सेल की कि सेल को सबसे पहले देखा किसने। तो सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी विच इज बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब रॉबर्ट हुक ने इस सेल को देखा था डेड सेल के अंदर। दैट मीन्स इन्होंने प्लांट सेल लिया और उसका जो कॉक होता है, बार्क होती है प्लांट की, उसके अंदर देखा कि कुछ इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर था, इसको इन्होंने नाम दिया सेल का, विच इज द मीनिंग ऑफ सेल इज द टाइनी रूम्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और द टर्म इज गिवन बाय आल्सो द रॉबर्ट हुक। उसके बाद सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो लिविंग सेल होती है, पस की सेल होती है, उसके अंदर अपने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया और उससे स्टडी की, और फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी इट इज डन बाय द सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आफ्टर दैट इन 1839 सर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन द ऑर्किड रूट। फिर दुजार्दिन जो थे, इन्होंने देखा कि प्रोटोजोआ के अंदर कुछ आपके सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल्स पाए जाते हैं और उन्होंने इसका नाम दिया था सार्कोड। एंड आफ्टर दैट सर जॉनसन पुरगेंची ने देखा कि कुछ सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, जिसका नाम इन्होंने दिया था, द टर्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और इसका मीनिंग होता है द फर्स्ट सब्सटेंस। फिर बेटे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, एमजे शिल्डन एंड टीएस शॉन, 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली इन्होंने अपनी डिस्कवरीज दी। इन्होंने बताया, द शिल्डन इज द बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जितनी भी प्लांट की सेल हैं दे आर कंपोज्ड बाय अ सेल, मतलब कोई भी प्लांट जो बना हुआ है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ है। सेम स्टेटमेंट्स एनिमल के लिए भी दिया गया था बाय शॉन, ये एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि भाई जो एनिमल होते हैं वो छोटी छोटी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और इन दोनों की ये जो कंबाइनिंग फाइंडिंग थी, जो भी इन्होंने डिस्कवरी की थी, इसको एक साथ मिलाकर के बोला गया सेल थ्योरी। फिर उसके बाद रुडोल्फ वर्चू ने बताया इन 1858 कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं ये बनी कहाँ से। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, मतलब एक सेल अगली नई सेल बनाती है, फिर उससे एक नई सेल बनती है। इसके बाद सर हैकेल ने 1866 में बताया कि जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है विच इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती है। फिर इसके बाद नॉल एंड रस्का ने एक 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की, ठीक है। तो सेल दो टाइप के होते हैं, एक आपका बहुत सिंपल टाइप का सेल होता है और दूसरा सेल जो हम पढ़ते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल। तो यहाँ पे दो तरीके के सेल हम पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब हम इस जरा से टर्म को डिफाइन करेंगे। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, द मीनिंग ऑफ द प्रो इज प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड लिया गया है कैरियन से विच इज मीन बाय न्यूक्लियस। तो आपका जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, इस तरीके की सेल जिसमें एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, लूज जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यू मीन्स होता है ट्रू, यू का मीनिंग हम पढ़ते हैं ट्रू, एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो जो ट्रू टाइप का न्यूक्लियस जिन सेल में पाया जाता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब बेटा एक सेल है, इसमें
साइटोप्लाज्म होगा और इसके अंदर इस तरीके से लूज जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे से काफी सारे ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे जो कि किसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया। अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये हमेशा जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे इससे वो यूनिसेल्युलर बनेंगे, मतलब एक ही सेल होती है वही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। लेकिन यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, मतलब एक ही सेल सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द ईस्ट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। एग्जाम्पल इज द प्लांट और एनिमल, कोई भी आपके हो सकते हैं यहाँ पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं सेल के टाइप की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होंगी दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ये हमेशा यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। सेल वॉल की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक की सेल होती है ये यूजुअली आपकी पाई जाती है कॉम्प्लेक्स, जबकि जो यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है ये केमिकली आपकी सिंपलर फॉर्म में पाई जाती है, अगर पाई गई है तो। ऐसा नहीं है कि हर एक यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होगी, जिनमें होगी वो कंपैरेटिवली कैसी होगी, केमिकली सिंपलर होगी। न्यूक्लियस की बात करें अगर, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जबकि यहाँ पे बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, आपकी यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो राइबोसोम पाया जाता है बट सिंपलर फॉर्म में पाया जाता है, विच इज नोन एज 70S राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80S वाले भी पाए जाते हैं। और अगर इस सेल के ऑर्गेनेल में देखा जाए कि राइबोसोम पाए जाते हैं तो वहां पे पाए जाएंगे 70S वाले भी। तो यहाँ पे 80S एंड 70S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। बात करते हैं डीएनए की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका डीएनए होगा आपका सर्कुलर फॉर्म का, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसका जो डीएनए होगा वो लीनियर फॉर्म में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का में माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एब्सेंट होगा, जबकि आपके यूकैरियोटिक सेल में इट विल बी प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, जबकि पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होता है एनिमल एंड प्लांट सेल। अब बेटा हम डिटेल में देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को कि इस यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये यूकैरियोटिक सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इसके अंदर न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, और इसके अंदर पाया जाएगा कुछ मैट्रिक्स लाइक जेलेटिनस सब्सटेंस जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, विच इज नोन एज सेल इंक्लूजन्स। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या, अगर आपके पास ये एक सेल है तो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है
वो कहलाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ, अगर हम बोले तो ये क्या है बेटा, एक आउटर कवरिंग है ऑफ एनिमल सेल। यूकैरियोट्स में भी ये कहां पाई जा रही है बेटा, एनिमल सेल में पाई जा रही है। ये वर्ड याद रखना कि ये बेटा एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है। क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट की, अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है विच इज सेल वॉल, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है किसका, सेल्यूलोज का। ठीक है, अब अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, एक सेल को फॉर्म दे रहा है, इसकी आउटर कवरिंग है, और ये क्या करेगा, इससे जो भी आपका एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, which is made up of lipid and protein. लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि केवल सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर आने देता है। जबकि सेल वॉल की बात करें तो ये क्या होता है, आपका फुली परमिएबल एक मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में पाई जाएगी, और यहां से कोई भी चीज जो होगी वो आसानी से क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ पे एक मॉडल दिया गया था बेटा 1972 में, सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है, यहां पे देखा गया बेटा कि ये लिपिड की बाय मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी लिपिड की, और इस लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पाए जाते हैं आपके प्रोटीन, कुछ प्रोटीन इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं अंदर तक, जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन इस तरह से आउटर सरफेस पे जस्ट पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो दिस मॉडल इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे जो लिपिड है बेटा वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, और जो प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर आएगा, आपका कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आया तो ये प्रोटीन इसको क्रॉस करवा देगा यहाँ नीचे वाली साइड पे। ठीक है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन एक्टिविटी शो करता है प्रोटीन, और लिपिड का काम क्या है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये आउटर कवरिंग होती है बेटा, तो पहला काम क्या करेगा, ये सेल को एक फॉर्म देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। दूसरा, ये सेल की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है, साइटोप्लाज्म से और बाहर के एनवायरमेंट से क्या कर रहा है, उसको इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर सेल को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो जो आपके सेलेक्टेड मटेरियल होते हैं उनको रेगुलेट करता है सेल के अंदर आने से और बाहर जाने से, और ये आपका एक जंक्शन है जो सेल को एक साथ कंबाइन रखता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे पाया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अब इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में गैप्स इस तरीके से पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसका मैट्रिक्स पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर जो मेन चीज पाई जाती है विच इज
कंडेंस जेनेटिक मटेरियल, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करके इसके अंदर सेटल डाउन होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज आपका डीएनए है। क्रोमेटिन होता क्या है? डीएनए प्लस आपके प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्रोमेटिन। अब इसके पास एक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या काम है इस न्यूक्लियोलस का? हाईली डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाना। और इस ये जो न्यूक्लियर पोर है बेटा, इनका काम क्या है? मटेरियल का एक्सचेंज करवाना। बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। तो पहली चीज जो भी मैंने बताई, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम इसी के अंदर पाई जाती है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोटिक सेल का, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल की उसको कंट्रोल करता है, और जो भी आपके हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन करवाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है। अब ये काम क्या करता है बेटा यूकैरियोटिक सेल में? तो इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल? दैट मीन्स ये जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और किस फॉर्म में ये एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एनर्जी करेंसी होती है वो किस फॉर्म में होती है? हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है। अगर हम इस ऑर्गेनेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एक इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी विच इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, और एक होगी आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, देखो यहाँ पे इसमें इनफोल्डिंग्स पाए जा रहे हैं, इस तरीके से इरेगुलर इनफोल्डिंग्स पाए जा रहे हैं, और दैट इनफोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टी। ये इनफोल्डिंग क्या कहलाते हैं आपके बेटा? क्रिस्टी कहलाते हैं। और इस इनफोल्डिंग के अंदर बहुत सारा आपका साइटोप्लाज्म होगा विच इज नोन एज मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये जो आपकी इनर इनफोल्डिंग होती है, यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ एटीपीएस पंप, जहां पे क्या होगा? हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एक और एडिशनल फीचर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज देयर ओन न्यूक्लियस, सॉरी ओन देयर डीएनए, और इसके पास खुद का जो होता है वो राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसके पास खुद का राइबोसोम है, जिसके पास खुद का डीएनए कंटेंट भी पाया जाता है, और इसका मेजर फंक्शन जो है वो है एटीपी प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो विच इज लाइसोसोम, और ये जो लाइसोसोम होता है ये पाया जाता है आपके यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, जिसमें ये प्रोमिनेंट जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल का प्रोमिनेंट फीचर है। प्लांट सेल में भी कुछ आपके न्यूमरस जो होते हैं या रेयर कंडीशन में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के नाम की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, हाउस कीपर ऑफ द सेल एंड द स्क्वेंजर्स, ये इनका नाम होता है। अब इसको सबसे पहले जो देखा या जो इसकी जो फाइंडिंग्स दी गई वो किसने दी थी? C.D. ड्यूवे ने 1949। और ये होता क्या है बेटा? बेसिकली इट इज द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते क्या है? जो भी आपके एंजाइम लाइसिस करवाते हैं, लाइटिक मीन्स लाइसिस करवाना, लाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या वाटर की हेल्प से जो भी एंजाइम डिग्रेड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, उनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो दैट मीन्स लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मतलब ये क्या काम करवाता होगा? बेसिकली लाइसिस का ही काम करवाता होगा।
ठीक है, ये पाया जाता है आपका बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा, बट एनिमल सेल का ये प्रोमिनेंट फीचर होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, कुछ आपके जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे ये डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स करता है, दैट मीन्स फूड पार्टिकल को लाइसिस करवा के वहां से एनर्जी ऑब्टेन करवाएगा। दूसरा, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में आ जाता है तो उसको भी ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ और फैगी मतलब है आपका इंगल्फिंग। तो यहाँ पे क्या करता है, इन द कंडीशन ऑफ स्टार्विंग, जब आपका जो बॉडी है या जो सेल है बहुत ज्यादा स्टार्विंग की कंडीशन में है, तो ये क्या करेगा, खुद अपनी सेल को ही लाइसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। और ये जो भी होगा आपका सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको भी, या जो डेड सेल्स होंगी उनको भी क्या करेगा, लाइसिस करवा के रिमूव करवा देता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में पाया जाता है। पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे इसमें वर्ड लिखा हुआ है रफ एंड स्मूथ, अगर रफ की बात करें बेटा तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सरफेस पे क्या पाए जाएंगे, आपके राइबोसोम अटैच होते हैं। इनकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। तो जब इनकी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इनकी सरफेस पे अगर किसी चीज पे कुछ आपके ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो वो स्मूथ सरफेस तो होगी नहीं। तो ये कैसे होते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, क्योंकि इनकी आउटर सरफेस कैसी होती है, रफली दिखाई देती है। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो एब्सेंट होता है, यहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम मेजरली डिफरेंस की बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है उसका नाम भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ये जो इसकी बाहर की लेयर पाई जाती है उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम बात करें किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी विच इज नोन एज ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स। अब यहाँ पे क्योंकि अभी हमने देखा कि इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है इसलिए, तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे ये क्या होगा आपका, फ्री होगा राइबोसोम से, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। अब क्योंकि बेटा राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम हमारा क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका मेजर फंक्शन होता है लिपोजेनेसिस करवाना, लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा ये। फिर अगर बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके पास ये पाया जाएगा, नियर द न्यूक्लियस। जबकि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं राइबोसोम की। ये आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाने वाला फीचर है। और ये जो होगा आपका, बट क्योंकि प्रोकैरियोट्स हमारी जो होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइबोसोम पाया जाता है विच इज सिंपल इन स्ट्रक्चर, एंड द यूकैरियोट्स में ये कैसा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करूं बेटा मैं, तो ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है, बट इन द यूकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 80s। बट यूकैरियोट्स में जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो उनके पास है तो यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल, तो उस ऑर्गेनेल के अंदर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तब वो होगा आपका 70s वाला। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में 80s वाला भी पाया जा रहा है मेजरली सेल के अंदर, लेकिन अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम है तो वो 70s वाला होगा। तो 80s एंड 70s दोनों पाए जा रहे हैं। अब ये काम क्या करता है, इसको डिस्कवर्ड किया था, सॉरी सबसे पहले तो डिस्कवरी बता देते हैं, जॉर्ज पैलेड ने किया था। ये एक आपका ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
और इस पे इसका स्पेसिफिक फीचर ये है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, वहां पे जगह देगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी, एंड ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अब ये काम क्या करता है, प्रोटीन जो भी बन रहा है उस प्रोटीन को ले जा करके क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। तो बेसिकली इट इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन। अब आपका बेटा दो साइड दिख रहा है, एक ये वाला साइड आपका अंदर वाला साइड कहलाता है सिस फेस, और जो बाहर वाला साइड होता है वो कहलाता है ट्रांस फेस। तो हमेशा जो आपका यहाँ पे जब लेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन, तो वो हमेशा सिस फेस से वेसिकल को लेगा और लेकर के जा करके जब ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो हमेशा किस फेस से निकालेगा, ट्रांस फेस से निकालेगा। मेजर फंक्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पे तीन टर्म याद रखना, पीपीटी, तीन काम करता है। पहला है प्रोसेसिंग, तो ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग करवाएगा। फिर होता है पैकेजिंग, और फिर होता है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों काम जो होते हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, बट इट इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाएगा। अब फंक्शन की बात अगर करें, ये वैक्यूल्स जो है आपके वो एक वेसिकल है, इनके ऊपर क्या होगा, एक आपका मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी, जो कि कहलाती है टोनोप्लास्ट। और काम क्या है इसका, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये स्टोरेज सैक की तरह काम करता है। दूसरा काम ये करेगा, प्लांट सेल में वाटर को बैलेंस करेगा और टर्गिडिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो इट इज द फीचर ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। और यहाँ पे तीन तरीके के प्लास्टिड पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, थैलेकॉइड कहलाएगा। और ये जो पूरे आपके पाइल ऑफ थैलेकॉइड्स होते हैं विच इज नोन एज ग्राना। अब इसी ग्राना में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यहीं पे पाए जाएंगे आपके क्या, क्लोरोफिल पाए जाएंगे। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता किस कलर का बेटा, ग्रीन कलर का होगा ड्यू टू क्लोरोफिल। अब बहुत सारे यहाँ पे इस तरीके से और भी ग्राना पाए जाएंगे, और ये जो ग्राना होते हैं ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लामेला। अब यहाँ पे इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा, और यहाँ पे इसका खुद का क्या होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, और ये जो इसके अंदर का स्पेस होता है ये कहलाता है मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और यहीं पे लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो ग्रेना में होगा, और जो डार्क रिएक्शन का साइट है वो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। नेक्स्ट हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स होता है कलर। तो जो कलर वाले पिगमेंट आते हैं या जो प्लांट में कलर प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कैसा है, आपका कलरलेस स्ट्रक्चर है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, और इसका बेसिकली काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू हम कंपेयर करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल को। तो बेटा पहला है हमारा सेल शेप। सेल शेप की बात करें तो जो एनिमल सेल होती है बेसिकली स्फेरिकल होगी या फिर इरेगुलर शेप की होती है। बट प्लांट सेल की बात करें तो ये कैसी होगी, स्क्वायर होगी या फिर पॉलीगोनल होगी।
फिर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज द स्पेशल फीचर या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होगी, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल इट विल बी एब्सेंट, यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। न्यूक्लियस की बात करें बेटा तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस की जो लोकेशन होती है वो सेंट्रल लोकेटेड होता है, हमेशा सेंट्रल में पाया जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो वैक्यूल की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है वो थोड़ा क्या हो जाता है, साइड में हो जाता है। तो ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा बेटा, पेरिफेरल रीजन में। कहाँ पाया जाएगा, पेरिफेरल रीजन में पाया जाएगा। लाइसोसोम की बात करें तो एनिमल सेल का प्रोमिनेंट फीचर है, पाया जाएगा ही पाया जाएगा यहाँ पे प्रोमिनेंटली, बट प्लांट सेल में इट इज रेयरली फाउंड। प्लास्टिड की बात करें तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होगा क्योंकि हमें क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में ये क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होंगे वो एनिमल सेल में बहुत रेयर कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है, और अगर पाए भी गए तो स्मॉल होंगे साइज में। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो ये जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, आपके लार्ज साइज के होंगे। और सीलिया की बात करें तो हर एक मोस्टली एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल इट इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एनिमल में एनर्जी जो होती है बेटा, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं, हमारी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है, तो एनर्जी की जरूरत भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या होंगे, लार्ज इन नंबर में ज्यादा होंगे, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्लांट सेल में ये कम होते हैं, फेवर होंगे। तो होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।